सभी को नमस्कार। मैं हिंदी व्याख्याता कमल बिश्नोई आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी में लगे होंगे। भर्तियां बहुत जल्द आ रही है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, रीट है, सभी भर्तियां बहुत जल्द आ रही है। आपको भर्ती से पहले का जो समय है उसका सदुपयोग करना है और अपनी तैयारी को मजबूती देनी है। तो आज अपने एक ग्रामर का टॉपिक उठा रहे हैं। जो हिंदी की व्याकरण है वह व्याकरण इसी टॉपिक से शुरू होती है। तो यह जो टॉपिक है ये रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, सभी में ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो सभी विद्यार्थी जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, उनको ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है, इसे समझना जरूरी है। तो अपने इस टॉपिक को आज शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है वर्ण विचार। तो यहाँ 0 लेवल से अपने शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण है तो व्याकरण के अंग कितने होते हैं? हिंदी व्याकरण के अंग कितने होते हैं? वर्ण, शब्द और वाक्य, 3 अंग होते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? ये उत्तर दे देना है। 3 अंग होते हैं। फिर देखिए नंबर 1 पे चलते हैं अपने। देखिए अपने जो तीनों अंग है, इन तीनों अंगों को बिल्कुल अंदर तक जानेंगे। वर्ण कौन होता है, इसके भेद कितने होते हैं, उन भेदों के भेद कितने होते हैं, सभी अपने एक एक चीज को समझेंगे। फिर शब्द क्या होता है, शब्दों के भेद कितने होते हैं, उन भेदों के भेद कितने हैं वो भी अपने जानेंगे। फिर वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के भेद कितने हैं, फिर उन भेदों के भेद कितने हैं, सारे ही अपने जानेंगे। आप क्या करो, बस जुड़े रहो। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की लघुतम इकाई है। ये जो तीनों है ये मोटा मोटा मैं बता रहा हूं आपको सिर्फ मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ, ये मोटा मोटा बता रहा हूँ कि फिर वर्ण है, भेदों के नाम बता रहा हूँ। यहाँ सिर्फ क्या बता रहा हूँ मैं आपको, भेदों के नाम बता रहा हूँ। तो अगला जो भी टॉपिक मैं इसमें जोड़ूंगा तो उसमें इन के भेद है, भेदों के प्रकार है, उनको समझाऊंगा और अपने उनको कर करके देखेंगे। तो वर्ण है, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की लघुतम इकाई वर्ण कहलाती है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किताब जो भी एग्जाम है आपका, उसमें पूछ ले कि वर्ण भाषा की लघुतम इकाई किसे कहते हैं, तो आपको उत्तर देना है वर्ण। कई किताबें हैं ध्वनि बताती है, कई किताबें हैं अक्षर बताती है। तो वो चीज़ें मैं जब ये टॉपिक शुरू करवाऊंगा तब आपको सारी डाउट है आपके वो सारे ही दूर कर दूंगा। तो सीधा सा क्वेश्चन आ जाए, लघुतम इकाई भाषा की क्या है, ऑप्शन में वर्ण दिखे तो वर्ण को टिक मार देना है आंख बंद करके। चलिए फिर देखिए ये जो शब्द लिखा है ये ग्रामर का शब्द है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। एक तो लघुतम लिखा है और एक लघुतम, यानी कि आधा तय और लगा देते हैं। तो शुद्ध कौन सा है भाई? इन दोनों में कौन सा शुद्ध है? सोचिए। तो शुद्ध दोनों में कौन सा है? दोनों ही शुद्ध है। अंतर क्या है? बड़ा ऊ हो तो आधा तय और जुड़ जाता है, और अगर छोटा ऊ दे रखा है तो सिर्फ एक तय ही आता है, आधा नहीं आता तय। तो दोनों ही क्या है? शुद्ध है। आप ध्यान रखना इस बातों पे। चलिए आगे। वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर कितने होते हैं? 11 हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। कुल 44 वर्ण। तो कोई भी किताब है 44 से ज्यादा बताए कि हिंदी में जो कुल वर्ण है वो 44 नहीं बताए और 48 बताए, कई 52 बताए, तो उन पे आपको नहीं जाना है। वो क्यों बताते हैं वह भी मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या क्या जोड़ करके 52, 54, 56 तक ले जाते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी में वर्ण कितने हैं तो आपको उत्तर यही देना है, इसके अलावा कोई उत्तर नहीं देना है आपको। 44 ही उत्तर देना है। क्यों? क्योंकि जो सरकारी बुक्स है उसमें कितना दे रखा है? 44 दे रखा है। तो 44 ही देना है, क्योंकि नौकरी अपने को किससे लेनी है? किताबों से। जो प्राइवेट बुक्स है उनसे नहीं लेनी, सरकार से लेनी है। तो जो सरकार बताए वही अपने को मानना है। तो बलवान की हाँ में है हाँ मिलानी है, सरकार बलवान है। चलिए आगे।
जानते हैं इनको। शब्द, शब्द किसे कहते हैं? वर्ण या वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। या तो वर्ण हो या फिर वर्णों का समूह हो। जैसे क्या हो लिखा हुआ? राम। क्या लिखा हो? राम। तो ये वर्ण है दो, इनका समूह बन गया। समूह कैसा बना? सार्थक बना, यानी कि इनका कोई ना कोई अर्थ है। तो वर्णों का सार्थक समूह किसे कहते हैं? शब्द को कहते हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे कुछ भी आ जाए, जरा, थोड़ा। लेकिन वर्णों का निरर्थक समूह, वर्णों का निरर्थक समूह शब्द नहीं होता है। जैसे इसी को उल्टा कर दें, अपने इसी को उल्टा कर दें तो समूह तो बन गया, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये शब्द नहीं कहलाता है। शब्द वही होगा जो वर्ण जुड़ेंगे और वो इकट्ठे होकर के कोई ना कोई सार्थक अर्थ दे रहे होंगे, यानी कि उनका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा, वही क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। तो वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। फिर शब्द के भेद कितने होते हैं? उत्पत्ति के आधार भेद है। कितने होते हैं? ये सारी बातें हैं, ये आपको नोट करनी है अभी। ये क्या करना है? नोट करना है आपको। उत्पत्ति के आधार पे कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। तत्सम है, तद्भव है, देशज और विदेशी। ये जब मैं टॉपिक शुरू करूंगा तब इनके अंदर चलेंगे, अपने एक एक बात जानेंगे। अभी अपने क्या कर रहे हैं? सिर्फ भेदों के मैं नाम बता रहा हूं, आप नोट कर सकते हो। तो किस आधार पे 4 भेद है? उत्पत्ति के आधार पे 4 भेद है। रचना के आधार पर कितने भेद है? 3 भेद है। किसके? शब्द के। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब रूढ़ कौन से होते हैं, यौगिक कौन से होते हैं और योग रूढ़ कौन से होते हैं, यह मैं आपको जब शब्द शक्ति कराऊंगा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में, तब ये तीनों ही शब्द मैं आपको समझाऊंगा। और अगर कोई विद्यार्थी रीट का है और वो जानना चाहे कि भाई रचना के आधार पे 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़, क्योंकि जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनमें काव्य शास्त्र है नहीं, शब्द शक्ति है नहीं, तो फिर वो उस शब्द शक्ति के जो वीडियो होगा उसको क्यों देखेंगे। तो उनके लिए मैं यहाँ बता देता हूँ कि रूढ़ कौन से शब्द होते हैं, यौगिक कौन से होते हैं और योग रूढ़ कौन से होते हैं। तो रूढ़ वो शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति ज्ञात नहीं होती, जिनकी उत्पत्ति ज्ञात नहीं होती है। जैसे मैंने लिख दिया, कोई भी शब्द लिख दिया, जैसे नॉर्मल शब्द ले लो, जैसे बहुत, बहुत शब्द आ गया। बहुत का मतलब क्या होता है? ज्यादा। अब बहुत का मतलब अपने समझ जाते हैं, बहुत किसी ने बोला तो अपने तुरंत समझ गए कि बहुत का मतलब क्या है? ज्यादा है। अब ये शब्द कहां से आया, इसकी उत्पत्ति क्या है? ज्ञात नहीं है। अपने जो पूर्वज है उनसे, अपने जो दादा परदादा है उन्होंने ग्रहण किया, और दादा परदादा से अपने माँ बाप ने ग्रहण किया, और माँ बाप से अपने ग्रहण कर लिया। जैसे शब्द आ गया पानी, क्या शब्द आ गया? पानी। तो अपने को ज्ञात नहीं है कि पानी है, इसको पानी कब से कह रहे हैं, अपने को सिर्फ क्या है? सिखाया गया है कि भाई ये जो जल होता है इसको पानी भी कहते हैं। तो अपने को क्या है? रूढ़ मतलब क्या होता है? पुराना। रूढ़ मतलब क्या होता है? पुराना, यानी कि कहते हैं ना कि ये रूढ़िवादी विचारधारा का है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पुरानी विचारधारा का है। तो रूढ़ मतलब क्या होता है? पुराना। तो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति ज्ञात नहीं हो और परंपरा से अपने सीखते जा रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। और यौगिक किन्हें कहते हैं? 2 शब्द मिलकर के, 2 शब्द मिलकर के। योग मतलब क्या होता है? जोड़। योग मतलब क्या होता है? जोड़। 2 शब्द मिलकर के एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और योग रूढ़ कौन से होते हैं? 2 शब्द जुड़ते हैं और दोनों जुड़ करके तीसरे का अर्थ देते हैं। 2 जुड़ करके क्या करते हैं? तीसरे का अर्थ देते हैं। जैसे विद्या और आल्य जुड़ा तो क्या बना? विद्यालय। तो ये शब्द कौन सा है? यौगिक है। 2 का योग हुआ है, 2 जुड़े हैं इसके अंदर, 2 जुड़े हैं, तो इसको क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। अब योग रूढ़ कौन से होते हैं? जैसे शब्द लिखा पंख और
जय, पंक और जय। अब योग तो यहां भी हुआ, क्या बना? पंकज बन गया। दो जुड़े और जो विद्या का आलय यानी कि विद्या का घर, दोनों जुड़ करके अपना अर्थ है वो वैसा का वैसा रखते हैं। जो देखिए यहां ध्यान से समझना इस बात को, योगी का मतलब क्या होगा? रूढ़ का तो अर्थ बता दिया मैंने, रूढ़ मतलब पुराना, जो हमेशा से ही चला आ रहा है, अपने सीखी सिखाई बात करते हैं। अब यौगिक की परिभाषा अगर जाने, अपने जो किताबी ज्ञान है वो दे रहा हूं मैं सबसे पहले आपको, फिर मैं ये बताऊंगा कि परीक्षा में आए तो आपको क्या करना है, परीक्षा में आए तो इनको कैसे हल करना है, वो भी आपको इसके तुरंत बाद बताऊंगा। अभी परिभाषा है वो बता रहा हूं मैं आपको। यौगिक की परिभाषा क्या है कि जब दो शब्द मिले और दोनों का क्या हो, योग हो, एक शब्द बने तीसरा, लेकिन वो दोनों शब्द है जो जिनका जोड़ हो रहा है वो अपना अपना अर्थ खत्म नहीं करते हैं, अपना अपना अर्थ खोते नहीं है, तो वह शब्द कौन सा होगा? यौगिक होगा। यानी कि विद्या और आलय, विद्या और आलय, विद्यालय बना। अब विद्या का भवन, आलय मतलब क्या होता है? भवन, उसे क्या कहते हैं? विद्यालय कहते हैं। लेकिन यहां विद्या का मतलब विद्या ही है यहां इस शब्द में भी, और आलय का मतलब भवन ही है इस शब्द में भी। दोनों शब्द मिले और एक शब्द बना तीसरा, लेकिन दोनों का जो अर्थ है वह तीसरे में मौजूद है। इन्होंने अपने अर्थ को खोया नहीं है। लेकिन यहां दो शब्द मिले, पंक और जय। पंक मतलब क्या होता है? कीचड़। क्या मतलब होता है? कीचड़। जय मतलब जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। दो शब्द मिले और तीसरा बना, लेकिन तीसरा बनते ही इन दोनों ने अपने अर्थ को खो दिया, इन दोनों ने अपने अर्थ को खो दिया। यानी कि कीचड़ का अर्थ रहा ही नहीं, यहां जन्म लेने का अर्थ रहा ही नहीं। इस पंकज का अर्थ क्या बन गया? कमल का फूल। क्या बन गया? कमल का फूल। तो ये परिभाषाएं हैं इनकी, जानना है। अब बात आई कि अपने करेंगे कैसे, तो गांठ बांध लो एक बात को, जो बहुब्रीहि समास होता है, जो बहुब्रीहि समास होता है उसके उदाहरण है, वो समास कराऊंगा तब आप देखना। और जिसने पढ़ रखे हैं, किताब में लिखे हुए हैं, वो नोट कर ले बात को कि जो बहुब्रीहि समास के जो भी उदाहरण होंगे वो योग रूढ़ शब्द होंगे सारे ही। क्या होंगे? योग रूढ़ शब्द होंगे। और जो यौगिक शब्द है, जो यौगिक शब्द है वो सारे ही संधि के, उपसर्ग के, प्रत्यय के जो भी उदाहरण होंगे वो सारे ही यौगिक शब्द होंगे। और बात आई रूढ़। रूढ़ का कैसे पता लगेगा कि भाई ये रूढ़ है या नहीं, तो उसका भी एक तरीका है, बहुत जबरदस्त तरीका है। क्या तरीका है उसका? नोट कर लो इस बात को। रूढ़ शब्द का तरीका है जानने का कि कोई भी शब्द दे आपको, कोई भी शब्द दे, जैसे लिखा आ गया, क्या लिखा आ गया? जल। आप क्या करो? उसको तोड़ने का प्रयास करो, बीच में से शब्दों को अलग करने का प्रयास करो। जैसे शब्द को मैंने जो अलग किया, जल, इसको जय अलग कर दिया, लय मतलब अलग कर दिया। अब देखो कि दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ है क्या? दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ है क्या? अलग अलग। जय का कोई अर्थ नहीं रहा और फिर लय का भी कोई अर्थ नहीं रहा, तो दोनों शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकले अलग करने पर, तो वह शब्द रूढ़ होगा। क्या होगा? रूढ़ शब्द होगा। जैसे इस कमल को ही ले लो, हाँ मेरा ही नाम लिख रहा हूं मैं अभी। कमल आ गया 3, अब इसके 3 टुकड़े कर दिए। पहले तो क्या करो? टुकड़े ऐसे करो जो सार्थक टुकड़े हो। जैसे आप किसका करो? उपसर्ग का कर दो। जैसे जैसे उद्धार कर दिया, तो यहां उपसर्ग अलग निकलेगा, उत और हार, ये 2 शब्द निकलेंगे। तो उत उपसर्ग है, और जो उपसर्ग होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं? सार्थक होते हैं, उनका कोई ना कोई अर्थ होता है। उपसर्ग निरर्थक नहीं होते हैं, तो ये ध्यान रखना। उपसर्ग निकल गया तो इसका मतलब उपसर्ग का तो अर्थ है, उत का अर्थ है, हार का भी अर्थ है। तो यहां क्या होगा? जिस शब्द के अलग अलग टुकड़े करने से
अर्थ नहीं निकले वह शब्द क्या होगा? रूढ़ शब्द होगा। और तीनों बातें दोहरा रहा हूं एक साथ तीनों की। जिस शब्द के अलग अलग टुकड़े करने से अर्थ नहीं निकले वो रूढ़ होगा, और जिसके अलग अलग टुकड़े करने से अर्थ निकल जाए लेकिन वो अपना अर्थ जो तीसरा शब्द बनेगा, इससे इन दोनों के जुड़ने से जो एक शब्द का निर्माण होगा, उसमें ये अपना अपना अर्थ खोते नहीं है, वह यौगिक शब्द होगा। और यौगिक शब्द के उदाहरण बता रहा हूं, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, ये सारी किसके होंगे? यौगिक शब्द के उदाहरण होंगे। और योग रूढ़ वो होगा जब दो शब्द मिलेंगे और तीसरा बनेगा, तीसरे में जाते ही अपना अपना अर्थ खो देंगे। जैसे तीसरा का उदाहरण दूं मैं आपको, क्या लिखूं? वीणा पानी। क्या लिख दिया? वीणा पानी। वीणा मतलब जो सरस्वती माता बजाती है उसको कहते हैं वीणा। ये एक बजाने का क्या है? यंत्र है, वाद्य यंत्र है ये। पानी मतलब होता है हाथ, और ये वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र। तो दो शब्द है यहां, वीणा और पानी। इन दोनों का अपना अपना अर्थ है, तो रूढ़ तो है नहीं है। फिर आती है बात, यौगिक है या योग रूढ़ है। तो दो शब्द है, एक तो वाद्य यंत्र है, दूसरा हाथ है। दोनों मिले, वीणा और पानी दोनों मिले तो तीसरा अर्थ निकल गया। वीणा पानी का मतलब क्या होता है? वीणा पानी अगर आ जाए तो उसका मतलब होता है सरस्वती। तो तीसरा अर्थ निकला, तो वीणा ने और पानी ने अपना अर्थ खत्म कर दिया, तीसरे में जाते ही अर्थ खत्म कर दिया। तो ये क्या होगा? योग रूढ़ होगा। ये क्या होगा? योग रूढ़ शब्द होगा। जैसे शब्द आया महोदय। क्या आया? महोदय। तो महा और उदय, जिसका उदय क्या हो? महान हो, उसे क्या कहते हैं? महोदय कहते हैं। तो ये दो शब्द है, दोनों मिलके तीसरा बना, लेकिन यहां इन दोनों ने अपना अर्थ खोया नहीं। यहां भी महा का मतलब महान ही है और उदय का अर्थ उदय ही है। तो ये कौन सा शब्द होगा? और देखो संधि है इसमें क्या है? संधि है। तो ये यौगिक है, यौगिक शब्द है। तो तीन शब्द हुए। ये मैं रीट वालों के लिए बता रहा हूं। क्वेश्चन आ जाए कि चार शब्द दे दे आपको और पूछे कि बताओ ये शब्द रूढ़ है या यौगिक है या फिर योग रूढ़ है, तो उनके लिए बता रहा हूं मैं आपको। जो सेकंड ग्रेड की तैयारी और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं शब्द शक्ति कराऊंगा, तब इसको थोड़ा सा और भी जानना है अपने को। तो चलिए, समझ में आ गई होगी बात। दोबारा रिपीट करता हूं, रूढ़ कौन से शब्द होंगे? आपको करना क्या है? आपको यह देखना है कि शब्द के टुकड़े करने हैं, टुकड़े करके देखने हैं। टुकड़े करने पर वो शब्द क्या हो? उनका कोई अर्थ नहीं हो, कोई भी अर्थ नहीं हो, तो फिर को क्या होगा? रूढ़ शब्द होगा वो। और जब टुकड़े करने पर क्या हो? दो शब्द निकल जाए, अलग अलग शब्द निकल जाए और दोनों का अपना अपना अर्थ हो, अब देखना है कि उसमें संधि है, संधि है, उपसर्ग है और प्रत्यय है, तो वह यौगिक शब्द है। और अगर वह शब्द बहुब्री समास का है तो भैया वो योग रूढ़ ही है 100%। चलिए, बात खत्म होती है यहाँ, आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है? योग रूढ़ शब्द है वह अगर आपको छांटने हैं तो बहुब्री समास पढ़ना पड़ेगा आपको। हाँ, तो ऐसा कोई टोटका नहीं है कि गुरुजी मुझे तो ये योग रूढ़ शब्द है ये बता दो सारी कौन कौन से है। तो ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना पड़ेगा? बहुब्री समास के उदाहरण देखने पड़ेंगे। चलिए, आगे है अपना शब्द प्रयोग के आधार पे, रूप परिवर्तन के आधार पे कौन से शब्द होते हैं? दो भेद होते हैं। कितने भेद? दो, विकारी और अविकारी। तो विकार का मतलब क्या होता है? शब्द आता है विकार। तो विकार मतलब क्या होता है? परिवर्तन। क्या आया? परिवर्तन। अब देखो भाई, इसी में देख लो कि भाई ये यौगिक है या योग रूढ़ है। इसी में बताता हूं। देखो, विकार है, इसके टुकड़े करेंगे तो वी उपसर्ग निकल गया और कार शब्द निकल गया। तो कार का मतलब करने वाला। कार मतलब क्या होता है?
करने वाला है, यानी कि इसका भी अर्थ है वी उपसर्ग है। तो मैंने कहा भाई उपसर्ग है वो हमेशा सार्थक होते हैं। क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। तो वी मतलब क्या होता है? विशेष होता है। तो दोनों के क्या है? अपने अपने अर्थ है। लेकिन जब तीसरे में बदले तो विकार में, विकार शब्द बना नया शब्द, विकार में भी वी का अर्थ वही है, कार का अर्थ भी वही है, दोनों ने अपना अर्थ खोया नहीं। और ये बात समझ में नहीं आए, जिसको पता है कि भाई अपने को बहुब्रीहि समास का उदाहरण मुझे याद है, तो वो ये चेक कर ले कि इसमें बहुब्रीहि समास है या नहीं। तो दो शब्द है, दोनों का अर्थ है अपना अलग अलग, और बहुब्रीहि का उदाहरण नहीं है, तो यौगिक शब्द है ये। यहाँ भी क्या है? उपसर्ग है, और यह मूल शब्द है, तो ये भी यौगिक शब्द है। तो दोनों क्या? यौगिक शब्द है, उपसर्ग जुड़े हुए तो यौगिक है। चलिए आगे इसमें देखते हैं, विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। तो जैसे किसी के कोई भी अंग हो, शरीर का कोई भी अंग हो, उसमें क्या हो? एक ज्यादा हो, एक कम हो, एक नहीं हो, तो अपने क्या कहते हैं कि उसके अंग में विकार है, उसके अंग में विकार है। इसका मतलब क्या है? उसके अंग में दूसरों की बजाय कुछ ना कुछ परिवर्तन है। तो विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो विकारी का मतलब क्या होगा? जो परिवर्तन है, जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन मतलब बदलना। विकारी मतलब क्या होता है? परिवर्तन, कि जो शब्द बदल जाए। बदलने का मतलब क्या है? जो लिंग की दृष्टि से है, कि कारक की दृष्टि से है, वचन की दृष्टि से है। लिंग मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग, कारक सारी पता है आपको, कर्ता कर्म ये सारे कारक होते हैं। या फिर वचन हो, एक वचन बहुवचन। जो शब्द लिंग की दृष्टि से, कारक की दृष्टि से और वचन की दृष्टि से परिवर्तनशील हो, जो बदल जाए, वो क्या होंगे? विकारी शब्द होंगे। और जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, किस दृष्टि से? लिंग की दृष्टि से, वचन की दृष्टि से और कारक की दृष्टि से, जो कभी परिवर्तनशील नहीं है, वे क्या होंगे? अविकारी होंगे। तो विकारी शब्द ये होते हैं। विकारी शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है और विशेषण है। और अविकारी को कहोगे, ये सब थोड़ा गलत लिखा है, इसको सुधार करना भाई, ये गलत लिखा हुआ है, इसको ये लिखना है अव्यय। अव्यय शब्द इसका अर्थ क्या होता है? जो न खर्च हो या फिर न परिवर्तित हो। यह होता है अव्यय। और ये जो लिखा हुआ है इसे कहते हैं अंग। अपने शरीर का कोई भी अंग हो उसे कहते हैं। तो युग्म शब्द है, ध्यान रख लेना। तो यहां अपने को कौन सा नोट करना है? ये नहीं नोट करना, ये वाला नोट करना है, अव्यय। तो अविकारी कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। ये अव्यय के भेद है चारों ही। इनको भी जब अपने अव्यय टॉपिक करेंगे तब अपने पूरा समझेंगे। और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण है, इनको भी अपने समझेंगे जब ये टॉपिक शुरू करेंगे। तो विकारी और अविकारी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। विकारी वे होते हैं जिनमें लिंग बदल जाए, क्रिया बदल जाए, लिंग बदल जाए, वचन बदल जाए। जैसे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया? पुस्तक। क्या लिख दिया? पुस्तक। अब पुस्तक एक संज्ञा है। पुस्तक क्या है? एक संज्ञा है। अब इस शब्द को मैं बदल सकता हूं, वचन बदल दूंगा मैं, इसको पुस्तकें लिख दूंगा, तो ये क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। तो ये शब्द क्या होगा? विकारी होगा। और जैसे अविकारी शब्दों में मैंने ये लिख दिया, जैसे ऊपर, पास, कम, अधिक। एक लिख दिया मैंने अपना, फिर लिख दिया पढ़ता, फिर लिख दिया बुरा। तो अब देखो आप, ये जो शब्द है, पुस्तक संज्ञा है, अपना सर्वनाम है, पढ़ता है ये क्रिया है, और बुरा विशेषण है। तो सारे आगे, सारे आगे। अब ये क्या? परिवर्तनशील है। ये बदल जाएंगे, चाहे लिंग की दृष्टि से बदले, चाहे वचन की दृष्टि से बदल जाएंगे। लेकिन ये जो शब्द है, ये हिंदी में कहीं भी जाए, ये हिंदी में
कहीं भी जाए, इनको आप कहीं भी लेके जाओ, ये पुल्लिंग के साथ भी वैसा ही लिखा जाएगा, स्त्रीलिंग के साथ भी वैसा ही लिखा जाएगा, एक वचन के साथ भी वैसा ही लिखा जाएगा, बहुवचन के साथ भी वैसा ही लिखा जाएगा। कोई भी कारक हो किसी भी प्रकार का, सभी के साथ ये जैसे लिखे हुए हैं वैसे के वैसे ही लिखे जाएंगे, यानी कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये सारे क्या है, अविकारी शब्द है। जैसे अपना का क्या बना दोगे, अपनी बन गया, अपने बन गया। पढ़ता का क्या बन जाएगा, पढ़ती बन गया, या पढ़ते बन गए। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी, सॉरी लिंग भी बदल गया और वचन भी बदल गया। बुरा का क्या हो जाएगा, बुरी हो जाएगा, या बुरे हो जाएंगे, ये लोग बहुत है बुरे हैं, तो बदल गए सारे। तो जो बदल जाए वो तो क्या होंगे, विकारी होंगे, जो नहीं बदले वो अविकारी होंगे। चलिए आगे। अर्थ के आधार पर शब्द कितने हैं, इनके भेदों की कोई संख्या निर्धारित नहीं है। तो ये सारे कौन से होते हैं, अर्थ के आधार पे होते हैं। समानार्थी किसे कहते हैं, पर्यायवाची शब्द को। विपरीतार्थी किसे कहते हैं, विलोम शब्द को। विपरीत मतलब उल्टा, तो विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। चलिए, एकार्थी सम्मोचित भिन्नार्थक शब्द होते हैं कि क्या होते हैं, बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ क्या है, अलग अलग होता है। जैसे अस्त्र शस्त्र, ये एकार्थी शब्द सम्मोचित भिन्नार्थक होते हैं। अनेकार्थी शब्द होते हैं कि एक शब्द हो उसके कई अर्थ हो, क्या हो, एक शब्द हो उसके क्या हो, कई अर्थ हो, उसको क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। फिर चलिए इनको भी अपने क्या करना है, इनको याद करने हैं। ये तो याद करने के है शब्द, ये सारी शब्द क्या है, याद करने के है। जैसे एकार्थी में मैंने बताया था अस्त्र शस्त्र आ गया, जैसे आ गया आपका नमस्कार और नमस्ते, तो ये पुरस्कार, भेंट, ये सारे क्या एकार्थी है, सम्मोचित भिन्नार्थक शब्द है। अनेकार्थी में कौन से आते हैं, तो जैसे अंक आ गया, अंक मतलब गोद भी होता है, अंक मतलब जो संख्या होती है वो भी होता है। तो एक शब्द के क्या है, बहुत से अर्थ है, एक शब्द के क्या है, बहुत से अर्थ है, तो वो सारी क्या होते हैं, अनेकार्थी होते हैं। फिर आते हैं वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं भाई, शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो ये परिभाषा ही एग्जाम में आ जाती है। इस ये जो पिछला जो रीट का एग्जाम हुआ है इसमें आ जाती है, लाइन आई थी शायद तक, हाँ आई थी ये लाइन है। वो क्या करता है कि ग्रामर है उसमें आपको हर बात याद रखनी पड़ती है। वो आजकल क्या करता है, क्वेश्चन बनाता है तो 4 लाइनें लिख देता है कोई भी उठा करके किसी भी टॉपिक की, और कहता है इसमें से गलत कौन सी है बताओ। तो आपको ध्यान रखना है, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और वर्णों का, किसका, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के भेद देखिए भाई, रचना के आधार पे 3 भेद होते हैं। ये जब अपने वाक्य टॉपिक छेड़ेंगे उसको करेंगे तब अपने इनको करेंगे भाई सभी को। संस्कृत वाक्य होता है, बिंदी है इसके ऊपर। फिर मिश्र या मिश्रित आता है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कितने, 8 भेद होते हैं। तो ये कितने अभी गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 और 4 8 भेद होते हैं। इसमें सयाद है, क्या है, सयाद है। पर्सन में आपको पता ही है, ये गलत लिखा है। ऐसे ये 8 भेद है। फिर आता है आगे, क्रिया की दृष्टि से 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य होते हैं। काल के आधार पे 3 होते हैं, भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक। फिर देखिए अपने वर्ण विचार है, जो वर्ण विचार है इसे अपने शुरू करते हैं। यहां तो सारे क्या हो गए थे, ये व्याकरण के 3 अंग थे। इन तीनों अंगों का अपने मोटा मोटा परिचय जाना था, इनके भेदों की संख्या है, उनके नाम है, उनको जाना था। अब अपने एक एक टॉपिक को पकड़ के उसके अंदर घुसते हैं भाई, क्या है उसके अंदर, कितने भेद है। नंबर 1 अपना टॉपिक कौन सा है, वर्ण विचार आता है। तो वर्ण क्या होता है,
किसे कहते हैं वर्ण। चलिए, तो ये भोलानाथ तिवारी ने भाषा की परिभाषा दी है, इसे आप नोट कर लेना कि भाषा उच्चारण अवयवों, अवयव मतलब क्या होता है, अंग, अंग, भाषा उच्चारण अवयव से उच्चारित मूलतः प्राय यादृच्छिक, यादृच्छिक का मतलब होता है जैसी इच्छा हो, जैसी इच्छा हो, क्योंकि भाषा है वो अलग अलग होती है, मनुष्यों की अलग है, पशुओं की अलग है, पक्षियों की अलग है तो जिसकी जैसी इच्छा है, कोई भी ध्वनि हो, अंगों, मुख के अंगों से निकले और जैसी इच्छा हो वैसी निकले, प्रतीकों की व्यवस्था है, ध्वनि है, यानी कि ध्वनि है। भाषा क्या है, एक ध्वनि तो है, ध्वनि को क्या बना दिया, प्रतीक बना दिया, एक एक चिन्ह बता दिया कि इस ध्वनि का ये चिन्ह है, इस ध्वनि का ये चिन्ह है। जैसे आ है, आ की ध्वनि निकली तो आ का एक चिन्ह रख दिया, लिपि बना दी उसकी, तो वही मतलब है। प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वो क्या है, भाषा कहलाती है। चलिए आगे क्या है इसमें देखते हैं। अब आ जाए बात कि भाई लघुत्तम इकाई की बहुत क्वेश्चन बनते हैं, लघुत्तम इकाई का क्वेश्चन आ जाए तो अपने को क्या करना है। अब मैंने आपको बताया था कि पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न ये आ जाए कि भाई भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, ये क्वेश्चन आ गया, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, और आपको ऑप्शन में क्या दिखे, वर्ण दिखे, क्या लिखा हुआ मिले, वर्ण, तो आपको आंख बंद कर करके वर्ण पे टिक लगा देना है। उसके बाद जो भी होगा वह आपकी जिम्मेदारी नहीं है, कोर्ट में लड़ते रहेंगे लोग अगर उस प्रश्न में कोई दिक्कत है तो। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए क्या, उच्चारित भाषा बोलने वाली, उसकी लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं, तो उत्तर क्या होगा, ध्वनि। ये उत्तर देना आपको, उच्चारण बोलते समय उसकी लघुत्तम इकाई क्या है, ध्वनि ही है। और फिर आ जाए लिपि, लिपि को क्या कहते हैं, लिखते हैं, लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। कि जब भाषा को लिखा जाए और उसके टुकड़े नहीं हो आगे, लघुत्तम इकाई का मतलब क्या है, छोटी से छोटी इकाई जिसको और नहीं बांट सकते, बंट गई वो आखिर तक, वो होती है लघुत्तम इकाई। अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है, देखिए भाई वर्ण में तो मैं बता रहा हूं आपको, वर्ण के तो दो भेद होते हैं, स्वर भी आ जाते हैं, फिर उसके व्यंजन भी आ जाते हैं। जैसे मैंने क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया, क्या के नीचे क्या लगा दिया, हलंत लगा दिया, क्या लगा दिया, हलंत लगा दिया। इसका मतलब क्या है, ये आधा है। अब क्या है, पूरा लिख दिया, इसका मतलब क्या है, कै में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है। इसको तोड़ सकते हैं, यानी कि क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं इसको। जैसे कै को मैं तोड़ दूंगा तो क्या निकलेगा, कै को तोड़ा आधा किया तो इसमें क्या निकल गया, ए निकल गया। तो ये लिपि की लघुत्तम इकाई नहीं रहा, ये लिपि की लघुत्तम इकाई नहीं रहा, क्योंकि इससे लघु तो ये रहे, तोड़ दिया मैंने इसको आगे। अब ये दो जो दोनों हैं, अब ये जो दोनों हैं, इनको आप तोड़ सकते हो क्या आगे, इनको तोड़ सकते हो। आधे कै को क्या तोड़ोगे, नहीं टूटेगा, ए को तोड़ो नहीं टूटेगा, तो फिर ये दोनों क्या कहलाएंगे, अक्षर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अक्षर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अक्षर कहलाएंगे। यानी कि लिपि की, भाषा की, लिखित भाषा की वो लघुत्तम इकाई जिसको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता, आखिर तक टूट गया, उसे क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, अक्षर। न क्षर इति अक्षर, जिसका क्षर नहीं हो, क्षर नहीं हो, यानी कि नाश नहीं हो जिसका। क्षर मतलब होता है नाश होना, यानी कि टूटना, तोड़ना। जिसको तोड़ा नहीं जा सके उसे क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। तो ये जो लिखा हुआ है ये तो अक्षर है, लेकिन ये अक्षर नहीं है, ये क्या है, वर्ण है। वर्ण क्यों है, क्योंकि ये व्यंजन का रूप है और स्वर भी मिला है इसके अंदर। क्या है, ये वर्ण कहलाएगा, इसको अक्षर कहेंगे। अब देखो आगे बात,
कि ये जो कै लिखा था मैंने आधा, ये देखो यहाँ गौर से सुनना इस बात को, ये कै आधा लिखा हुआ है। अब ये कै आधा है, ये क्या है, स्वर है या व्यंजन? ये क्या है, व्यंजन है। व्यंजन करेंगे अपने, तो ये क्या है, व्यंजन है। अब व्यंजन किसका भेद है, वर्ण का भेद है। व्यंजन किसका भेद है, वर्ण का भेद है। तो ये वर्ण तो है, ये वर्ण तो है। अब देखो बात, इसको वर्ण भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये व्यंजन है और व्यंजन वर्ण का ही तो भेद है। तो इसको वर्ण कह सकते हैं। इसको वर्ण कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कह सकते हैं, क्योंकि ये स्वर है। स्वर किसका भेद है, वर्ण का ही तो भेद है। तो ये दोनों क्या है, वर्ण है। ये दोनों ही क्या है, वर्ण है। और ये दोनों ही अक्षर भी है साथ में। ये दोनों वर्ण भी है और साथ में क्या है, अक्षर भी है। लेकिन ये आ जाए, ये आ जाए, अब ये अक्षर है या नहीं, नहीं है। एक मिनट, हाँ दोबारा लिख लेते हैं अपने, कोई बात नहीं। हाँ मैं कह रहा था, यहां चल रहा था कै लिखा हुआ था आधा और ए लिखा हुआ था। तो ये दोनों क्या है, अक्षर है, क्योंकि इनके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। इनके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। अब ये दोनों साथ में क्या है, वर्ण भी है। क्यों है वर्ण, क्योंकि ये व्यंजन है और ये स्वर है। और व्यंजन और स्वर दोनों किसके भेद है, वर्ण के भेद है। तो ये वर्ण भी है दोनों और साथ में अक्षर भी है। लेकिन देखो मैंने यहां क्या लिख दिया, कै लिख दिया। अब देखो इस कै के टुकड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इस कै के टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि कै के टुकड़े तो है ये दोनों। तो इसका मतलब क्या है कि कै है वो क्या नहीं है, अक्षर नहीं है, वह सिर्फ क्या है, वर्ण है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी, ध्यान से सुनना ये बात, लाइनें आ सकती है ऐसे परीक्षा में, सभी अक्षर वर्ण कहे जा सकते हैं। देखो बात, ये अक्षर है ना दोनों, तो सभी अक्षर क्या कहे जा सकते हैं, वर्ण कहे जा सकते हैं। लेकिन सभी वर्ण अक्षर नहीं कहे जा सकते। इस बात को आप कॉपी में नोट कर लेना। परीक्षा में ये लाइन कभी भी आ सकती है, वहां आप क्या होगे, चकरा जाओगे कि ये क्या लाइन आ गई, ये तो हमने कहीं पढ़ी ही नहीं, किताबों में नहीं मिलेगी। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं बात को, सभी अक्षर क्या कहे जा सकते हैं, वर्ण कहे जा सकते हैं। लेकिन सभी वर्ण अक्षर नहीं कहे जा सकते। इस बात को मैं यहां सिद्ध कर रहा हूं आपके सामने। क्यों नहीं कहे जा सकते, क्योंकि सभी वर्ण है, ये तो वर्ण है, इसको अक्षर कैसे कह दोगे आप, क्योंकि इसके तो टुकड़े और हो सकते हैं। अक्षर वही होगा जिसके टुकड़े नहीं होंगे। अब इन दोनों के टुकड़े और अधिक नहीं होंगे, तो ये दोनों क्या है, अक्षर है। और वर्ण तो है ही साथ में, क्योंकि ये भेद किसके है, वर्ण के ही तो भेद है। इसलिए इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान देना इस बात पे। चलिए अपने आगे चलते हैं। तो अक्षर हो गया, ध्वनि होगी, फिर आती है वर्ण। वर्ण भाषा की क्या है, लघुत्तम इकाई है। तो आपको मैंने पहले बता दिया कि भाई ये अगर लाइन आ जाती है तो आपको कोई भी सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वर्ण पे टिक करके आ जाना है, आगे जो भी होगा वह देखा जाएगा। चलिए तो अपने आगे चलते हैं वर्ण के भेदों की तरफ। कहाँ चलते हैं, वर्ण के भेदों की तरफ। वो तो वर्ण के भेद कितने बताए मैंने, स्वर और व्यंजन। तो इस भेदों को अपने जानेंगे अगली क्लास में। तो आप क्या करें, इन्हें सभी को आपको क्या करना है, नोट करना है अपनी कॉपी में, अपनी जो रजिस्टर लगा रखा है उसके अंदर। तो आप क्या करें, जुड़े रहें, और ये जो चैनल है, YouTube का चैनल है, इसे अधिक से अधिक शेयर करें आप। और जो ऐप है हमारा, वो बस अपनी अंतिम
क्षणों के अंदर है, कभी भी लॉन्च हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी आप क्या करें, इस चैनल को और ज़्यादा शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहें, ताकि आपको क्या मिलेगा, तैयारी करने का घर बैठे बैठे, रजाई के अंदर बैठे बैठे सुनहरा अवसर मिलेगा। ये जो बाहर देखो हम कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए, ठंडा मौसम है, बारिश का मौसम है, और मैं चल के आया हूँ आपके लिए, और आपको इतनी बातें मैंने बताई है। तो आपको क्या करना है, ये जो वीडियो है, ये जो चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको आगे। चलिए इसको अपने क्या करेंगे, अगली क्लास में जानेंगे।